हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, बायोमास्टर लोकी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक, जो एग्जाम आपका 3 अगस्त को होने वाला है। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर फिजिक्स का भी करवा दीजिए, केमिस्ट्री का भी करवा दीजिए। तो केमिस्ट्री के लिए भी हमारे चैनल में सर आ चुके हैं। सागर सर आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आज आप लोगों को बहुत अच्छे टीचर, फिजिक्स वाले टीचर मयूर जैन सर से मिलाने वाला हूं। और मयूर जैन सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और आप लोगों को मजा आने वाला है। अब इस चैनल में सिर्फ बायो ही नहीं, केमिस्ट्री और फिजिक्स सब सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी। बस अब छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग कहीं दूसरे जगह से पढ़ सकते हैं। बाकी साइंस का जो पोर्शन है, 60 नंबर का जो पोर्शन है, वो यहां से आपकी हो जाएगी तैयारी। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आपको जरूरी है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे यहां पर। आज आपका टॉपिक, पहला टॉपिक है कार्य, ऊर्जा, शक्ति, है ना, वर्क, एनर्जी और पावर। ये 3 टॉपिक आपके सबसे फर्स्ट लिस्ट में दिया गया है। तो वो इसके 20 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। हमारे मयूर सर आप लोगों को कराएंगे, है ना। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट मेरे भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। सिर्फ 99 रुपए में मिल रहा है, आपको पता ही है। ऑफर अभी भी वैलिड है, अभी भी चल रहा है। इस नंबर पे कॉल, मैसेज सब कर सकते हो, है ना। व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये रहा हमारा शेड्यूल टेस्ट का, ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी टेस्ट सीरीज है। और अगर आप सीजी सेट, सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है। बहुत बढ़िया ऑफर इन सभी कोर्सेज में चल रहा है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी आपके लिए यहाँ पर वीडियो कोर्स रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। किसी भी कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 62611144 इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। और ये जितने भी पीडीएफ, जितने भी स्टडी मटेरियल कंटेंट है, वो सब आपको यहाँ पर बायोमास्टर लोकी के टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाता है। सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। याद रखना, हमारा जो चैनल है, सीजी व्यापम का कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां पर साइंस का पोर्शन है, तो वहां पर आपकी तैयारी इस चैनल से हो जाएगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को। और पसंद आ रहा है वीडियो तो बिल्कुल क्या करना है आपको पता ही है, लाइक कर देना है। ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। अब मैं हमारे सर को बुलाना चाहूंगा। आइए सर, लीजिए। ये है हमारे मयूर सर जी, है ना। आप लोगों को अब से फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए सर कंटिन्यू करिए। थैंक यू लोकी सर। बायोमास्टर्स क्लास में आपका सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयूर जैन है और मैं आज से आपकी फिजिक्स की क्लासेस लूँगा, जिसमें आज हमारा सबसे पहला जो आपके जो लैब वाले प्रयोगशाला का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपका पहला जो फिजिक्स का वो रहेगा, यानी कि जो पहला मेन एक चैप्टर बोल सकते हैं, वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ को पहले से देखते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला परीक्षा में एक मेन टर्म आता है कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि आई थिंक बहुत सारे छात्रों को आई थिंक उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन या थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है। तो आज लोकेश्वर सर की मदद से हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो सर, आज हम चालू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, है ना, फिजिक्स के 1-on-1 क्लास पे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सर के मदद से और मैं पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपका पूरा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज मयूर जैन और आज हम पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, जो कि पहली क्लास है फिजिक्स की। सो लैब प्रयोगशाला का जो है उसका भर्ती होने वाला है, जिसमें 3 अगस्त को उसका पेपर है। जी सर, है ना। तो आज हम उसका पहला क्लास देख रहे हैं फिजिक्स का। सो सर, मुझे एक स्लाइड चाहिए होगा जी। प्लस करते जाओगे स्लाइड। ठीक है, फिर यहाँ से पूरा सारा कुछ इधर अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, ये करो। हाँ ये हाँ, आपका मुझे ठीक है सर, यहाँ पर ओके। आप लिख सकते हैं। जी जी जी, नया जोड़ना है, ऐसे ऐड करते जाना, बिना ऐड फिर क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन करेंगे इससे इधर से भी आगे पीछे। ठीक है, मुझे बस एक स्लाइड चाहिए अभी बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, इधर से पेन का जी जी जी, थैंक यू सर। सो आज हमारा जैसे बेसिक वो है कि वर्क एनर्जी और पावर। वर्क एनर्जी और पावर, जी सर। यानी कि कार्य, ऊर्जा
और पावर को यानी कि हम कह सकते हैं क्षमता या शक्ति, जो कि आप लोग सभी जान रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले फिजिक्स इस लेक्चर में समझाना चाहूंगा कि एक एक टर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मतलब आपको परिचित कराऊंगा कि ये होता क्या है, कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो पहला हमारा जो टर्म है, यानी कि पहला जो हमारा है वो है क्या है, कार्य। कार्य का मतलब होता है किसी चीज को करना, है ना। हिंदी में हम बोल सकते हैं कि किसी चीज को करना को कार्य कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं उसका मतलब क्या होता है फिजिक्स के टर्म्स में। कार्य को यानी कि वर्क को बोला जाता है किसी चीज को करना, यानी कि उसमें वर्क, माफ करना मैं थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से हूँ तो थोड़ा सा आप हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा हल्का सा, पर मैं आपको पूरा तरीके से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। वर्क यानी कि किसी चीज की क्षमता, यानी कि फोर्स जिस पे लगाया जाए या और उस पर जब कोई चेंज आए तो उस फोर्स को, उस चीज को बोलते हैं हम वर्क। यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स जो होता है ये उसका फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, आपको आप लोग को समझ में आ रहा है। वर्क जो होता है, कोई भी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं वर्क। और कार्य जिस पे किया जाता है, उस जिस वस्तु पे कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, और इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक, ये इसका बेसिक है। और इसकी जो इकाई होती है, इकाई यानी कि एसआई यूनिट, वो होती है जूल पे। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, जूल। मतलब कार्य को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि फोर्स का गुणाकार इंटू कितना उसमें कितनी दूरी पे वो कार्य हुआ है ना। थोड़ा सा हिंदी है, जिस हिसाब से फोर्स यानी कि उसकी क्षमता बोल सकते हैं, फोर्स यानी कि, ठीक है, समझ रहे हो ना। फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये आपको समझ में आया। अब आगे हम बढ़ते हैं इस चीज को लेके। इसकी ऐसा यूनिट होती है क्या, जूल, और ये लगातार चेंज होता था। फोर्स एक ऐसी चीज है कि अगर एक भी चीज इसमें कम हो गई, यानी कि अगर आपका फोर्स जो है किसी चीज पे लगाया जा रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ना हो, तो वो वर्क डन हमेशा उसमें जीरो हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आगे देखते हैं हम इस चीज को। ये भी हटा देते हैं। अब आते हैं हम किस पे, ऊर्जा। ऊर्जा, आई थिंक आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा एक स्रोत है हमारे यहाँ, यानी कि बोल सकते हैं कि एक सोर्स है कि कोई भी कार्य को करने के लिए, भाई कोई कार्य कर रहे हो, मान लो यहाँ से वहां तक कहीं चलना भी है, मान लीजिए आप कहीं गए मोमोज खाने, और मोमोज खाने के लिए आप कहाँ जाना है, पैदल चल के तो जाओगे या गाड़ी से जाओगे। अब उस गाड़ी में मान ली गाड़ी में भी गए तो उसके लिए आपको ईंधन लगेगा, है ना, वो एनर्जी चाहिए उस गाड़ी को हिलाने के लिए। आप पैदल भी जा रहे हो तो आपको पैदल अपने आप एनर्जी देना पड़ेगा चलने के लिए, है कि नहीं। तो उस एनर्जी को, उसी को कहते हैं ऊर्जा, जो कार्य करने में हमको हेल्प करे, उसी को कहते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का सीधा सीधा हम बोल सकते हैं एनर्जी, जो कि दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि चलित ऊर्जा। चलित ऊर्जा समझ रहे हैं ना आप, काइनेटिक एनर्जी यानी कि चलित ऊर्जा। ठीक है, चलित ऊर्जा। चलित ऊर्जा का तात्पर्य क्या है मेरा बोलने का, कि जैसे कि आप लोग, कोई भी चीज का मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं अभी यहाँ से हिल रहा हूँ, जैसे मैं ए से बी गया, है ना, ए से बी गया, तो उस चीज को वो क्या होगा कि मैं मूव कर रहा हूँ, मूव करने में जो एनर्जी लग रही है वो मेरी क्या होगा कि कैनेटिक एनर्जी, यानी कि चलित ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी। और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज अगर स्थिर है, अपनी जगह पे एक समान है, उसकी कोई एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं, यानी कि कोई चीज अगर नहीं हिल रही है, वो अपने स्थिर स्थायी रूप में है, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसे आज भी इसको बोल सकते हैं स्थित एनर्जी, स्थित ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो रुकी हुई हो, रुकी हुई या स्थायी। ठीक है, या स्थायी ऊर्जा।
तो मैं आप लोग को अभी इसके फॉर्मूलेज भी बताऊंगा लाइन से। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन यानी कि इनके ये होती क्या है, इनका यूज क्या है, ये सब अभी बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके फॉर्मूलेज की तरफ लेके जाऊँ। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब हमारा आता है शक्ति। शक्ति यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जितनी मतलब किसी कार्य में कितनी ऊर्जा आप दे सकते हैं और कितने प्रबल तरीके से आप उसको कर सकते हैं, उसको कहते हैं शक्ति। शक्ति यानी कि पावर। पावर को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं पी से, और पावर को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्य कितने समय में किया गया, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। वर्क यानी कि कार्य और कितना समय उसे लगा करने में, उसे कहते हैं हम पावर। पावर की यूनिट होती है वॉट, यानी कि उसकी इकाई। ये है उसकी इकाई। ठीक है, ये उसकी ऐसा यूनिट है। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क किया गया इतने समय में, इसे कहते हैं पावर का डेफिनेशन। ठीक है, पावर को हम यहाँ पे ऐसा यूनिट से डिनोट करते हैं जो कि होती है वॉट। ठीक, और अभी मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ, एनर्जी में बतानी रह गई थी, है ना। और जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन के मार्फत से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एज कम्पेयर टू मैं यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ के सुनाऊंगा तो, है ना। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पर आप उसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये प्रयोगशाला प्रतीक्षालय की जो एग्जाम भर्ती होती है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना, आप जिन चीज़ों को किस हिसाब से देखते हैं उस हिसाब से रहता है ना। तो आइए हम आपको एक और चीज़ बता रहा था मैं। अब जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा में दो टाइप का बताया मैंने। पहला होता है क्या, पहला होता है, क्या हो गया, ओके ओके, वापिस ठीक हो गया, सॉरी। ठीक है, हम्म, तो हम आगे कर लेते हैं स्लाइड। तो हम लोग देखते हैं क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। एनर्जी होती है दो प्रकार की, और ये कौन कौन सी एनर्जी होती है दो प्रकार की, ये होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि चलित ऊर्जा, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थायी ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी लिख काइनेटिक एनर्जी यानी कि चलित ऊर्जा। और दूसरी होती है हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं स्थायी ऊर्जा। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक, दूसरी होती है पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि जो एक कोई भी वस्तु है वो स्थायी रूप में पड़ी रखी हुई है या कहीं पे स्थित है, तो उस पर जो एनर्जी होगी उससे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थायी ऊर्जा। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं चलित ऊर्जा। जो कि वस्तु अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है तो उस पर जो ऊर्जा प्रेजेंट है या कि उस पर जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब इसके जैसे अब मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बता देता हूँ, है ना, जो आप आगे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है। एम से होता है मास यानी कि भार, और वी से होता है वेलोसिटी यानी कि किसी चीज की गति। हम कोई भी चीज की गति को यहाँ पे दो गुना कर रहे हैं। ठीक है, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी कि गति, वेलोसिटी यानी कि गति। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि आपको फॉर्मूला सीधा क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं।
सीधा सीधा आप बोलूंगा कि कॉन्सेप्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ पे से घुमा फिरा के आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वो, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है PE इज इक्वल्स टू mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, यानी कि यहाँ पे mgh क्या है, mgh मैं आपको अच्छे से बताता हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, वहाँ पे दिख रहा है ना, रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जहाँ पे m का मतलब है वही फिर से भार यानी कि मास, g ये एक नया टर्म है, आप लोग इसको सब लोग ध्यान से याद रखिएगा। g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया जाने वाला बोल सकते हैं कि गति है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गति हमको मिलती है उसको बोलते हैं यहाँ पे g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h यानी कि हाइट, यानी कि कितनी दूरी, ठीक। और याद रखिए एनर्जी का जो भी फॉर्मूला होता है उसका SI यूनिट होता है जूल, नहीं जूल होता है, सॉरी जूल ही तो होता है आई थिंक, हाँ एकदम सही बोल रहा था मैं, जूल ही होता है ना। तो आइए वापस देखते हैं इस चीज को कि इसकी SI यूनिट यानी कि इसकी इकाई जो होती है वो होती है जूल, है ना। और यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक, ठीक है, इतना आपको सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं इस चीज को, एक मिनट में आपको समराइज कर देता हूँ इस सब चीज को कि क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक बार आपके सबके समराइज एक वे में, ठीक है, एक सेकंड। फोर्स जो होता है वो किसी भी चीज के लिए बहुत ही न्यूनतम चीज है कि सबको पता होना चाहिए। आई थिंक मुझे लग रहा है जिस जो यहाँ पे अभी परीक्षा दे रहे हैं उनको सब चीज पता होगा। मैं आपके लिए पूरा फॉर्मूला जो इस चैप्टर में जबकि जो ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको एक समरी फॉर्म में दे देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा कि एक बार आप इस चीज को देख लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कहाँ यूज होता है, ठीक। तो पहला है फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ये तो सबको पता ही होगा, आई थिंक बेसिक है ना, कि कोई भी चीज में फोर्स यानी कि जिसमें जो ताकत बोलना चाहिए है ना, वो किसके द्वारा गुणाकार में होती है, उसके वजन और उसके एक्सीलरेशन। जी जी, हाँ तो मैं कहा था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास यानी कि भार किसी भी वस्तु का और एक्सीलरेशन यानी कि उसकी गति, है ना। तो उसका जो गुणाकार होता है वो क्या होता है, उसका फोर्स होता है, ठीक। अब यहां से रिलेट करते हुए चलते हैं हम, इससे बाद हम जाते हैं क्या, हमारा क्या है टॉपिक इस बार का, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर में पहला टॉपिक क्या है, वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोई भी वस्तु द्वारा लगाया गया जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, उसके उसको फोर्स लगाने से कितना उसमें बदलाव आया, यानी कि कितने दूरी तक वो चला, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, ठीक। अब यहीं से आप देखिए वर्क आ गया, अब वर्क आ गया तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि पावर क्या है। पावर क्या होता है, किसी भी वस्तु कार्य पे किसी भी कार्य को करने का समय, कितना उसको समय लग रहा है, कितना उसको कितने अच्छे से किया गया है, यानी कि वर्क इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक। तो हम यहाँ पे पावर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए जो समय लगेगा उसको हम पावर के फॉर्म में कहते हैं, उसको पावर कहते हैं, ठीक। ये हो गया इससे, तो ये कितना इजी है, देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एंड वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहीं से अगर आप वर्क निकाल लिए तो आपको पावर का भी फॉर्मूला पता हो जाएगा, क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक। अब मैं आपको एक और चीज से आपको परिचित करा देता हूं जो कि आप लोग को थोड़ा सा जिन्हें समझ थोड़ा सा लगेगा कि आप ये क्यों है और क्या है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फिजिक्स में बहुत यूज होता है,
और वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ये जो जी, हाँ, ये जो जी है इसे हम बोलते हैं क्या, विद्युत गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो आपको स्पीड मिलती है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन मिलता है, यानी कि एक गिरावट मिलती है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कोई रफ्तार मिलती है ग्रेविटी के तरह। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो आप देखेंगे कि एक ग्रेविटी, उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। भैया आप और मैं, हम लोग यहाँ धरती पे एक जगह स्थायी है, क्यों है? वो है ग्रेविटेशनल के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये आप सभी जान रहे होंगे। अब उस ग्रेविटी का कुछ तो भार बल लगता होगा ना, तो हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बोल रहा, सॉरी, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने ये चीज निकाली कि ये जो दबाव है, कि जो हमारे ऊपर, जो ये मान लीजिए एक आदमी है, इस पे ये जमीन पे खड़ा है, अब इस पे जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो बल लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा। जब उन्होंने ये चीज को पता किया तो ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर जगह है, पूरे पृथ्वी में ये समान रूप से है ना, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं और दूसरा आदमी कहीं और उड़ तो ना रहा होगा, है कि नहीं? आप भी एक ही जगह पे है, वो भी एक ही जगह पे है, वरना हम सब चांद में जैसे जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है, वहां पे जीरो ग्रेविटी है, तो वहां पे सब चीजें फ्लोट करती हैं। तो वैसे ही ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो बल लगाया गया है ना, वो कितना होता है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो हम यूज करते हैं यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट, ये इसका यूनिट हो गया, यानी कि उसकी इकाई, और ये हो गई है उसकी क्या, वैल्यू। ये वैल्यू आपको ज्यादातर यही देखने मिलेगी, या फिर आपको ये देख सकते हैं इसका वैल्यू होता है 9.8, जो कि आपको ज्यादातर ये यूज करने नहीं रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये पहले से दिया रहेगा कि 9.8 है यूज करना है या 10, पर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस में आपको 10 यूज करना है, क्योंकि आपको जो गुणाकार वहां पे एकदम हाई कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली उसको यूज करना है 10। ठीक है, तो ये एक बेसिक टर्म था, अगर इससे आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट रहा तो आइए शुरू करते हैं हम। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक वर्क एनर्जी पावर में हम क्या क्या देखने चाह रहे हैं, और अब हम उसमें आपको, आज में बेसिक्स क्लासेस हैं तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन इस यूनिट के सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन वेयर मैकेनिकल वर्क इज डन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति यांत्रिक कार्य को दर्शाती है। यानी कि यांत्रिक कार्य यानी कि मैकेनिकल वर्क, यानी कि कोई भी चीज में हमारा फिजिक्स इन्वॉल्व हो, मतलब मैकेनिकल वर्क वही है जिसमें हम बार बार ऐसे मूवमेंट कर सके, समझ रहे हो ना, मैकेनिकल वर्क उसे कहा जाता है। तो होल्डिंग, अब आइए पहले आप जैसे आपसे क्वेश्चन आते हैं, हम ट्राई करते हैं कि क्वेश्चंस में से जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला वो है होल्डिंग अ बैग स्टेशनरी, यानी कि थैला पकड़े रहना। इसमें आपको कोई मैकेनिकल वर्क लग रहा है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। तो ये, क्योंकि आप कोई चीज को पकड़ के रखेंगे वहां पे आपका कोई कार्यबल नहीं लग रहा है। कार्य किसी का जाता है जो आप कुछ ऐसे कर रहे हैं, या आप कुछ दौड़ रहे हैं, या आप कहीं चल के जा रहे हैं, या कुछ हो रहा है, परिवर्तित आ रहा है। आप एक जगह खड़े रहेंगे तो वहां पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, वॉल्किंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि घर्षण रहित सतह पर चलना। घर्षण रहित सतह पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अबे भाई आप कहीं बर्फ में या ऐसी चिकनी जगह पे चलेंगे तो आप उसी जगह पे रह जाएंगे, आप कहीं आगे पीछे नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि आप बिना फ्रिक्शन के कहीं कुछ कर नहीं सकते आज के, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर यानी कि कार्य ऊर्जा और शक्ति के सूत्र ये कहते हैं कि कोई भी कार्य को करने के लिए आपको उसमें फोर्स लगानी होगी और उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि घर्षण रहित सतह पर चलना, मान लीजिए भैया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, अरे मैं नहीं हूँ भैया, ऐसा नहीं दिखेंगे मान लीजिए कोई खड़ा है, चिंटू पिंटू जो भी है आपको मानना हो, ठीक है, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, पर यहाँ पे वो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब एकदम चिकनी सतह है, मान लीजिए बर्फ है, तो आप भी देखेंगे बर्फ पे रहता है तो कोई भी फिसल जाता है ना,
या भाई आप यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो आप चल भी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, फ्रिक्शन नहीं है तो ये आगे बढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा, ये उसी जगह पर स्थायी रहेगा। क्योंकि हमारा जो मूवमेंट होता है, हमारा जो चलने का वो प्रणाली है, वो क्या है कि फ्रिक्शन के बेस पे है। आप देखना, कोई गाड़ी चलाते हैं, है ना, फ्रिक्शन रहता है तो बस गाड़ी इधर उधर ऐसे मोड़ के चला लेंगे, पर जब आप फ्रिक्शन खो देते हैं तो आप स्लिप करके टक से गिर जाते हैं, है ना। तो आप समझ रहे क्या बोलना चाहते हैं? आई थिंक लड़कियां ज्यादा रिलेट कर पाएंगी इस चीज से। तो ये जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि हट जाता है। दूसरा, लिफ्टिंग अ बॉक्स वर्टिकली। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, आपने और मैंने, कोई मान लीजिए हमारे लोकेश सर है, वो हाथ ऐसे उठाए उन्होंने कि आज ठंडा पिलाना है सबको, सर लेके आए बड़ा वाला कार्टून और लेके बांट रहे हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं सर ने बॉक्स उठाया और इधर से उधर मूव किया, तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये हमारा है कि डब्बा ऊंचाई तक उठाना। मान लीजिए मैंने यहाँ से 5 ये ग्राउंड था, ग्राउंड से मैंने उठा के उसको कोई फर्स्ट यहाँ तक मेरी हाइट तक ले आया, तो यहाँ से कुछ दूरी तय हुई होगी, कुछ ताकत लगा होगा, कुछ ऊर्जा का गबन हुआ होगा, कुछ ऊर्जा लगी होगी उसमें, ठीक। और स्लीपिंग ऑन अ बेड, अरे भैया बिस्तर पर लेटे रहने से कोई काम होता है क्या? है, मैं भी सोया रहता अभी थोड़ी देर तक, तो यहाँ पढ़ाने नहीं आता। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये, लिफ्टिंग अ बॉक्स वर्टिकली, यानी कोई भी चीज का मूवमेंट होना या कहीं एनर्जी का खपत होना, उसको कहते हैं हम मैकेनिकल वर्क। दूसरा, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया आप लोग को ये? ठीक। A force of 50 Newton moves a body by 4 मीटर in the direction of force, calculate the work done। यानी कि यदि 50 न्यूटन बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 4 मीटर तक के ले जाता है तो कार्य कितना होगा? तो अभी जैसे हम लोग ने देखा कि वर्क, एनर्जी, पावर में आपको मैंने सब फॉर्मूलेज बताए थे, तो अभी उसका उपयोग करने का समय आ गया। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको लगा है 50, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है ना, इस पे हम क्या लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स, है ना। 50 न्यूटन के फोर्स में मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। अब ये भाई साहब 4 मीटर तक इनको ढकेल दिए, ठीक, 4 मीटर तक ढकेल दिए, हम यहाँ से ऐसे पुश करा दिए, ठीक। वो कराने के लिए पूछ रहा है कि इसमें कार्य कितना किया गया होगा। अब कार्य हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पिछले समराइज में किया था, ठीक। तो कार्य निकालने के लिए हमको फोर्स यानी कि बल दिया हुआ है कितना, जैसे कि गिवन में हम देख लेते हैं कि जैसे आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि फोर्स दिया हुआ है कितना, 50 न्यूटन, यानी कार्य बल दिया है 50 न्यूटन, और हमको डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर का, ठीक। अब हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समराइज में बताया है कि वर्क डन जो होता है वो होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम 50 4 करेंगे, 5 चौक कितना होता है जी, 200, 5 चौक 20, यहाँ पे आ गया 200। अब वर्क है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200 जूल, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? मुझे तो नहीं लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि आपसे समझाया है, अगर होगा भी तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? बताइए भाई, ऊर्जा की इकाई क्या है? तो ऊर्जा की इकाई क्या है, अभी तो बताया जी, वो होती है जूल, ठीक। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत होता है? यानी कि रिन्यूएबल बोलने से अर्थात आपको क्या समझ रहे हैं, रिन्यूएबल बोलने से हमारा मतलब है कि हम उसे बार बार यूज कर सके, यानी कि हम वो स्वसंचालन हो सके, यानी कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम उसको वापस रीजनरेट कर सके, उस, है ना। मतलब एक बार पेट्रोल डाले तो वो बार बार तो नहीं चलेगा, उसको वापस भराना पड़ेगा, खत्म हो चुका एक बार जल के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कोयला, कोयला आपको लगता है कि हो जाएगा, मतलब कोयला एक बार जलाने के बाद दूसरी बार आप वापस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा, पेट्रोलियम, आपको सीधा पता है बार बार टंकी भराने जाना पड़ता है गाड़ी में, है कि नहीं, तो ये भी नहीं। विंड, अब यहाँ पे आपको पता होगा कॉन्सेप्ट पवन चक्की का, ये छोटा चक्की बनाया मैंने,
बड़ा चक्की रहता है एक्चुअली बहुत, है ना। विद्युत ऊर्जा एक टाइप की रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, विंड टर्बाइंस, जिसे हम कहते हैं पवन चक्की हिंदी में, जो कि विद्युत विंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि एक टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है जो कि कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे आपके घरों को ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, मिलती है। तो हमारा आंसर जो है, और एक होता है नेचुरल गैस यानी कि मीथेन, इथेन यानी कि प्राकृतिक गैस, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ये एक बार यूज होने के बाद आप उसको वापस तुरंत नहीं बना सकते, उसको बहुत समय देना रहता है। वो अगर प्राकृतिक तरीके से बन रही है, अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से बनाएंगे तो वो अलग चीज है। ठीक है, पर यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा विंड। ठीक, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। दूसरा, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज सॉर्टेड इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड, खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। खींचे हुए रबर बैंड की बात हो रही है, आप जब ध्यान रखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है जो जो कि बताता है कि आपको ढूंढना क्या है, आपसे सवाल पूछा क्या जा रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, खींचा हुआ रबर बैंड, जो कि एक स्थायी चीज है, और उसमें कौन सी ऊर्जा मानी गई है वो पूछा गया है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, चलिए हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा है जो कहीं भी गतिमान वस्तुओं पे लगती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा, तो रबर बैंड तो कहीं हिल नहीं रहा है, वो एक ही जगह पे है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, दूसरा केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रसायन तो है नहीं यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी रबर बैंड है वो जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेच हो रखा है, तो ये यहाँ पे ऐसे कर एक दूसरे पे ऐसे तनाव होगा, तनाव होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, आइटम्स के बीच में, अणु के बीच में, जब आप खींचते हैं किसी चीज को तो इलास्टिक पोटेंशियल ऊर्जा यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और मैग्नेटिक तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि चुंबकीय तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच फॉर्म, यानी कि जल विद्युत संयंत्रों में यांत्रिक ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है। देखिए हर क्वेश्चन में एक पॉइंट होता है, यहाँ पे कौन सा है, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, ये जो हमारा बेसिक एक वो रहता है डैम, यहाँ ऊंचाई से पानी गिरता है, यहाँ पे लगी होती है टर्बाइंस जो कि मूव होती है, जो कि इस तरीके से मूव होती है। इसके मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारा जो डैम है यहाँ से पानी गिर रहा है और वो टर्बाइंस को मूव करा रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली किस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि विद्युत इजीली बनाया जा सकता है टर्बाइन को रोटेट करा के जनरेटर और ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है, तो आइए लाइटनिंग एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा, लाइट तो प्रोड्यूस होती नहीं है भाई जब पानी गिरता है, सीधी सी बात है। मैकेनिकल वर्क में प्रोड्यूस लाइट होती कब है, जब घर्षण ज़्यादा हो जाए, पर यहाँ पे उतना हमको डीप जाना नहीं है, हमको बेसिक कॉन्सेप्चुअल देखना है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि मेन जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा केमिकल एनर्जी, कोई चांस ही नहीं है, पानी से आप केमिकल अभी कोई ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस कुछ करा नहीं सकते। तीसरा है थर्मल एनर्जी, उष्म एनर्जी पानी के माध्यम से नहीं बनाई जाती है, आपको भाप के लिए अलग, उसके लिए थोड़ा अलग उपकरण यूज होता है। अब जबकि यहाँ पे जल विद्युत संयंत्रों की बात की गई है, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, आ गया कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को तो अभी बेसिक्स है, आगे आप थोड़ा टफ होते जाएगा, तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बेसिक्स पे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, अ 10 kg ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड। देखिए यहाँ पे आ गया जी हमारा जी फॉर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि विद्युत सॉरी क्या बोलना चाहिए वो थोड़ा सा मैं भूल गया यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगने वाला स्पीड, यानी कि उसका बोलना चाहिए मेरा
क्या बोलना चाहिए, गति। ठीक है, तो आगे हम देखिए आ गया जी। अब इसमें क्या बोल रहा है, गिवन क्या है कि भैया हमने एक ऑब्जेक्ट को उठाया, ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे हमने एक भार रखा था जिसका वजन है कितना, 10 किलो। अब किसी भाई साहब ने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ये टेबल के ऊपर मान लीजिए, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया। अब वो बोल रहा है कि उसकी हाइट है 5 मीटर। अब उसमें हमको पूछ रहा है कि कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्रेजेंट होगी। अब स्थितिज ऊर्जा प्रेजेंट होने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, पीई इज इक्वल टू mgh। ठीक, यानी कि किसी भी चीज का भार, उसकी गति, वो भी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, और उसकी ऊंचाई। तो हम यहाँ पे उसको बेसिक मैथमेटिक्स है भाई, 10 इंटू 5, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 10 ही आएगा, 10 इंटू 5, ये हो जाएगा कितना, 500 जूल। और आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा कि सब चीजें ऐसा यूनिट पे है ना, सबका एक जैसा होना अनिवार्य है, केजी, मीटर, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हमारा आंसर होता है 500 जूल, है ना। कितने लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने से ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करके बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क बीइंग डन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है, कार्य का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका कि कार्य का उदाहरण कौन सा नहीं है भाई। अब हमको वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, भाई कोई चीज कार्य हो रही है, ये आप बेसिक, ये चीज इसी को बेस बना के, आधार बना के चलना है आपको कि अगर इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको कैसे उसको डील करना है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन छांटते हैं, क्योंकि बेसिक अच्छा अप्रोच यही है। अ पर्सन पुशिंग अ वॉल, कोई एक आदमी खड़ा होकर दीवार को धक्का दे, ठीक। अब मूविंग कार, चलती हुई कार, वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ डैम एंड लिफ्टिंग अ स्टोन। ठीक है, तो आज डाउन से चालू करते हैं। लिफ्टिंग अ स्टोन, इसमें कार्य हो रहा है पत्थर उठाना। भाई एक जगह से मान लीजिए यहाँ पे पत्थर रखा था, ये भाई साहब आए और यहाँ पे उठा के दूसरे का ले गए, हैं, हमारा मन था इसलिए ले गए, तो पत्थर अच्छा लग रहा होगा उनको, है ना। तो यहाँ पे कार्य ये हुआ होगा, क्योंकि भाई यहाँ उठाने में भी ताकत लगी हुई उस आदमी को, कार्य उन्होंने उठाया भी होगा। फिर एक जगह से मान लीजिए इतना थोड़ा दूर भी फेंक दिया हो, है ना, भैया आप फेंक देते हैं, वो भी कर दिया हो, है ना। तो भाई एक जगह से दूसरी जगह फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी भी तय हो गई, तो इसमें तो होगा। तो ये आंसर तो नहीं है हमारा। ठीक, वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ डैम, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि भाई बांध से जब पानी गिरता है तो उस पर होती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में टरबाइन घुमा लेते हैं, टरबाइन घुमा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी कार्य किया जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। दूसरा है अ मूविंग कार, ठीक। सर इसको देखना तो थोड़ा सा, अच्छा ये गेस्चर में आ गया है, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा सा नया है अभी सिस्टम मेरे लिए तो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मूविंग कार, अब भैया सबको पता है कि कार जब चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती है। अब बढ़ने में जब जो डिस्टेंस तय होता है उस पर वर्क हो जाता है, क्योंकि भाई फोर्स भी लग रहा है, यानी कि ईंधन और इंजन की ताकत जो उसको घुमा रही है इनके पहियों को, और ए बी से आप दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि शादी में जाते हैं, कहीं गाड़ी में बैठ के गए मस्त टुडू टुडू। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा, अ पर्सन पुशिंग अ वॉल। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि ये आंसर क्यों होगा ना भाई, ये भी तो होता है कि आंसर बना तो रहे हैं पर होता क्यों है। तो अब देखो, मान लो ये कोई दीवार है, मान लो भाई दीवार तो है ही नहीं। अब ये भाई साहब रमेश फुल गुस्से में आए, अब ये इनको ढकेल रहे हैं कि भाई आज तो मैं दीवार एकदम ढकेल दूंगा। ठीक है, उनको बना देते हैं, थोड़ा रमेश बाबू को अच्छा बनाना चाहिए। ठीक,
ये अपना ताकत लगा रहे हैं फुल, पर दीवार तो कभी हिलती है ही नहीं, आपको भी पता है दीवार है ना। सनी देओल की पिक्चर थी क्या दीवार? नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है। तो चलो आज कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। ये कोई दीवार है, इस दीवार पे भाई साहब ये आए हैं रमेश भाई साहब, फुल ताकत लगा रहे हैं, अरे आज तो हिला दूंगा। सनी देओल का पिक्चर देख के आए थे तो फुल जोश में थे, पर उनको उनका पता चला कुछ देर लगाए और बाद में फिर हड्डी हो गए, दीवार ज्यों की त्यों। तो ये आंसर क्यों होगा? दीवार को धक्का देना। क्यों होगा ये आंसर? क्योंकि भाई दीवार इधर से इधर तो हुई नहीं होगी भाई साहब की ताकत से, उतने बड़े वो पहलवान तो है भी नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? जीरो। और कोई भी चीज अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें, यानी कि फोर्स को अगर हम, यानी कि बल को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से, यानी कि कोई भी चीज से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही होता है। आर्यभट्ट का सबसे अच्छा नंबर। तो यहाँ पे हमारा वर्क हो जाता है जीरो। तो हमारा आंसर है अ पर्सन पुशिंग अ वॉल। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज, यानी कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? अभी बताया था मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जब मैंने समझाया था कि चलित ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ना। तो मेरे को तो नहीं लगता मेरे को ऑप्शन भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। आई थिंक सब समझदार है यहाँ पे इतना। तो हीट एनर्जी, भाई कोई चीज़ प्रोसेस कर रही है, मोशन कर रही है ना। मोशन में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि भाई उष्म की एनर्जी तो अभी यहाँ पे नहीं होगी, तो ये तो हो नहीं सकती। न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा है ना, यानी कि पार्टिकल्स, न्यूक्लियर पार्टिकल्स की एनर्जी, वो बिल्कुल नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि वो चल रहा है, मोशन उनका देखते हैं, पर यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो स्थायी चीज़ों पर इस्तेमाल होती है। बचा क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Which of the following, which is the most conventional source of energy used for domestic purpose in rural India? ग्रामीण भारत के घरेलू कार्यों हेतु प्रत्येक सबसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? हाँ भाई, छत्तीसगढ़ के रहवासी मन, घर में मोटा रोटी खाया होना जी, अंगरा में सेका हुआ। तो एक होता है बायोगैस। बायोगैस हर कोई यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसमें समय लगता है, आपको मैन्योर चाहिए, बहुत सारा वेस्ट चाहिए, ऑर्गेनिक वाला खाद्य चाहिए जो आप, और वो समय लेता है। अब बहुतों के घर में वो चीज़ होती नहीं है, उसके लिए सब कुछ चाहिए। एलपीजी आजकल का डेली वाला चीज़ है, तो डेली तो हम यूज़ करते हैं। मॉडर्न इंडिया में सबके घर एलपीजी हो गया है। अब पहले सबसे ज़्यादा यूज़ होता था गाय के कंडे, यानी कि गोबर के उपले बने हुए। तो ये हमारा बेसिक आंसर है। केरोसिन तेल नहीं यूज होता था, सिर्फ थोड़ा सा जलाने के लिए यूज होता था। मेन ईंधन का स्रोत जो था वो था हमारा गोबर के उपले, क्योंकि खाना अच्छा स्वादिष्ट बनता है उसमें आज भी। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ 15 kg ऑब्जेक्ट टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इज, 15 किलो की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक, हमने उसको क्या किया, ये 2 मीटर ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म में मारा, मतलब उठा के रख दिया। मान लीजिए पानी भरे हैं, पानी भर के स्टैंड मान लीजिए बेसिन के ऊपर रख दिए, मतलब प्लेटफॉर्म होता है किचन का, उसके ऊपर रख दिए, जिसकी लंबाई कितनी है? 2 मीटर। और क्या बोल रहे हैं कि भैया वस्तु है 15 किलो, छोटा बालक है लगता है। ठीक, तो हमको पूछा क्या गया है यहाँ पे कि कितना वर्क किया गया, कितना वर्क किया गया। हमको पूछा गया कार्य कितना हुआ उस पर, ये हमको निकालना है। तो पहले आपको क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि आप क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करें तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको पूछा क्या गया है ना, कि आपको ढूंढना क्या है वहाँ पे। तो अब हमारे पास जो चीज़ दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है भाई? वजन दिया हुआ है 15 किलो, बहुत भारी वस्तु था लगता है। और हाइट दी हुई है कितनी? 2 मीटर। तो हमको पूछा है वर्क डन। तो पहले हम फॉर्मूला निकालते हैं कि फोर्स कितना लग रहा होगा इस चीज को हटाने में। तो फोर्स होता है भार इनटू एक्सीलरेशन। वो भी किसका एक्सीलरेशन जी? गुरुत्वाकर्षण का एक्सीलरेशन यूज होगा यहाँ, समझ रहे हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इस यहाँ पे एक्सीलरेशन तो दिया नहीं है, तो हम भाई अब वे वस्तु है, इसको यहाँ से उठाएंगे,
उठा के यहाँ रखेंगे, मान लीजिए ऊंचाई से उठा के रखे हैं, तो उस पर कितना भार लगेगा, मतलब कितना एक्सीलरेशन लगेगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का कितना गति लगेगी, वो यहाँ पे यूज होगा। तो हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे, कितना दिया है भाई, 15 किलो उसका भार है। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है, मैंने पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले ही, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ पे 10 से गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 150 न्यूटन का फोर्स हमको लगा होगा यहाँ पे। क्या करने के लिए, उस बाल्टी को, मान लीजिए उस वस्तु को एक से जमीन से 2 मीटर ऊंचाई उठाने में। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब हमको पता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, है ना। फोर्स जो होता है वो होता है F इंटू डी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर का। ठीक भाई, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, दूरी चेंज हुई है ना भाई। पहले 0 पे था, ये देखो, रुको रुको बताता हूँ, इसको अच्छे से समझाता हूँ, बढ़िया है ये, है ना। पहले वो भाई साहब थे कहाँ पे, यही बताता हूँ, ये थे ग्राउंड फ्लोर पे, अब वो 2 मीटर ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, मान लीजिए 2 मीटर, तो ये फाइनल वेट हाइट कितनी होगी, 2 मीटर की, और इनिशियली थी 0 पे, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना जी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, वो हाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, लेंथ के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट में भी। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, तो हमको वर्क डन निकालना है, अब तो आ गया होगा हमारा कितना है भाई, 150 न्यूटन का फोर्स लगा है, और कितना दूरी तक लगा है, 2 मीटर की दूरी तक लगा है, तो 15 दूनी 30, यानी कि 300 जूल। वहां पे कोई ऑप्शन है, वो है ये, तो हमारा राइट आंसर है 300 जूल्स। अब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको यूनिट्स प्रॉपर तरीके से याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A moving bullet hits a wooden block and come to rest. Which energy conversion takes place here? गतिशील गोली लकड़ी के टुकड़े से टकराकर रुक जाती है, यहाँ कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? अब भैया मूवी देखे हैं ना सब लोग, हैं दबंग, सलमान खान गोली चलाता है, क्या चुन्नी रहता है नाम ना उसका, चुन्नी पांडे, उसके ऊपर, मतलब पांडे भैया निपटा दिए रहते हैं उनको। ठीक है, तो जो चुलबुल पांडे जी है यहाँ पे, मान लीजिए हमारे इंस्पेक्टर महोदय, ठीक है भैया, ये यहाँ पे चला रहे हैं भैया गोली, और यहाँ से गोली निकली है ढाए से, डिस्कियाँ उगर के। ठीक, अब ये यहाँ पे भैया सिलबट्टा रखा, लकड़ी का कुछ रखा था, उधर आके चुभ गया भैया, भग से डिस्कियाँ उगर के। ठीक है, तो हमको पूछा गया है कि भैया इसमें परिवर्तन कौन सा एनर्जी से हुआ है, कि कन्वर्जन पूछा गया है, कन्वर्जन टेक्स प्लेस करके, है ना, कन्वर्जन पूछा गया टेक्स प्लेस करके। तो गतिशील बुलेट है, बुलेट मूव हो रही होगी भाई, कोई अपनी स्पीड से एकदम बहुत तेज तो निकलती है, तो टकरा कर रुक जाती है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, यानी कि भैया कौन सा ऊर्जा चेंज हुआ। अब आप देख रहे हो भैया बुलेट निकली है इधर से, अब फुल आके इधर लग गई, इधर पीछे चुन्नी भाई साहब छुपे हुए थे तो बच गए, वरना निपट गए रहते। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुलेट है यहाँ पे आके अटक गई। ठीक, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पे कन्वर्जन हुआ, तो आप देख रहे हो भाई बुलेट निकली है और गति से घूम रही है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं पहले। ठीक है, पहला ऑप्शन है केमिकल टू पोटेंशियल, रासायनिक से स्थितिज, है ना, रासायनिक से स्थितिज में, यानी कि स्टेशनरी में, और यहाँ पे तो कुछ रसायन दिख नहीं रहे हैं हमको, है ना। माना कि गन पाउडर यूज हुआ है, वो सिर्फ जलाने के लिए यूज हुआ है ना। यहाँ पे वो कन्वर्जन उसको नहीं देखना है, यहाँ पे बोला गया कि बुलेट जो है एक जगह से दूसरी जगह आके रुकी है, हमको उस पर देखना है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि केमिकल यूज हुआ हो नहीं रहा है वहाँ पे इतना, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, पोटेंशियल टू साउंड, स्थिति से ध्वनि की ओर, स्थिति से ध्वनि की ओर से बोलने का तात्पर्य है कि भाई कोई रुकी हुई चीज, यहाँ तो बुलेट रुकी हुई थी नहीं, बुलेट बाद में रुकी है टकराने के, है ना, तो ध्वनि तो आई होगी, पर पोटेंशियल से नहीं बदली है ना, पोटेंशियल यानी कि एक जगह पे रुका हुआ। ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई
बुलेट तो चल रहा है, बहुत तेज चलता है और रुकता तो वो भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल टू काइनेटिक तो ये बिल्कुल नहीं हो सकती। विद्युत से गतिज, यानी कि भाई बिजली बिजली तो कहीं नहीं दिखी भाई, बिजली वाली गन अभी तक आई नहीं है ना। मॉडर्न वॉरफेयर में आ जाए तो बात अलग है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या बच रहा है? काइनेटिक टू हीट। अब वो क्यों बोल रहा है? यानी कि गतिज से ऊष्मा की ओर। अब देखिए, कभी गोली चलती है, उसके पास क्या होगा? ये बुलेट है मान लीजिए, ठीक है ना, गाड़ी वाला बुलेट नहीं भैया, बंदूक वाला बुलेट। अब ये फुल तेज से निकला है, बहुत बहुत ही गति होती है बुलेट में जब वो फायर की जाती है। भले उसका दिखता है कि आपको कि हाँ भाई डॉज हो जाता है, पिक्चर में ऐसे ऐसे करके बच जाते हैं हीरो लोग, वैसा नहीं होता है, बहुत तेज निकलती है बुलेट। अब जब बुलेट निकलती है तो उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी ऐसी है कि चलित ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। और गतिज जब ऊर्जा होती है तो वो जब किसी चीज से टकराती है, मान लीजिए आया बुलेट यहाँ से टकरा गया, ये लकड़ी का भत्ता था, पीछे चुल्ली पांडे छुपा हुआ था, इधर चुलबुल पांडे लगाया है गोली ढिचकियां करके। तो ये जो चीज है यहाँ पे आके टकराई टकराई हुई तो घर्षण हुआ होगा, घर्षण हुआ होगा तो क्या निकला होगा? हीट रिलीज हुई होगी। हीट रिलीज हुई यानी कि उष्म रिलीज हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये काइनेटिक टू हीट। क्योंकि देखो फायर हुई यानी कि मूवमेंट आया तो बहुत स्पीड में थी। अब अचानक से कोई चीज रुकती है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण रुकती है, या बोल सकते हैं घर्षण, और घर्षण के बाद जो चीज आती है वो है हीट। घर्षण के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। आदि मानव लोग क्या करते थे? घर्षण ऐसे ऐसे किए लकड़ी, और उससे फिर चिंगारी पैदा हुई। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स डज नॉट कॉज पोल्यूशन? अरे भैया, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण नहीं करता है? अब भाई आप लोग ज्यादा अच्छे से जानेंगे कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो प्रदूषण नहीं करता है। पहला डीजल, दूसरा थर्मल पावर प्लांट, तीसरा सोलर पावर और चौथा पेट्रोल। पहला डीजल हो गया, तापीय ऊर्जा, दूसरा और तीसरा सौर ऊर्जा और पेट्रोल। तो देखिए, डीजल भैया जलता है गाड़ी में से तो काला काला धुआं तो निकलता है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है, तो सबको समझ में आया। दूसरा है थर्मल पावर। थर्मल पावर से बोलने का मतलब है कि बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स ऐसे लगे होते हैं, देखे होंगे आप लोग, ऐसे चिमनी लगी रहती है, देखियो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो थर्मल प्लांट होता है वो क्या होता है कि हीट चेम्बर होते हैं। मतलब ये जो चीजें हैं ऐसे यहाँ से ऐसे बड़े बड़े धुएं निकलते हैं बाद में। फिर थर्मल पावर यानी कि तापीय ऊर्जा, कोई चीज गर्म हो रही है, नीचे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से जो क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है, यानी कि परमाणु जो बम या परमाणु ऊर्जा जब बनाते हैं तो उसमें से क्या होता है कि भाप ऐसे बाहर निकलता है ना। तो तापीय ऊर्जा यानी कि भाप की जो ऊर्जा है उससे भी पोल्यूशन होने के चांस है, क्योंकि एक टाइप का भाप, आप कहीं भी चीज, कोई भी चीज जल रही है या कोई भी चीज में परिवर्तन आ रहा है तो एक ऐसा तो नहीं है कि अच्छी चीज ही बाहर निकले। CO2 हो सकती है, मीथेन हो सकता है, यहाँ से CO2 है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, और भी चीजें हैं, CFC। जैसे आप AC चलाते हैं, जैसे AC चलता है तो उसमें से भी जो भाप निकलती है तो वो भी एक क्या है, प्रदूषण का टाइप है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। दूसरा, अब एक पेट्रोल, डीजल पेट्रोल तो दोनों कॉमन होता है, जलेगा तो भाई जो उससे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आप पोल्यूशन चेक कराते होंगे गाड़ियों में, वो वो जो चीज़ें हैं वो भी एक टाइप का पोल्यूशन है, तो ये भी नहीं हो सकती। सोलर एनर्जी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा एक अच्छी ऐसी ऊर्जा है जो आपको बिना किसी पोल्यूशन के मिलती है, क्योंकि सोलर एनर्जी प्लांट सीधा आपके पास आते हैं। हाँ, उसका भी एक ड्रॉबैक ये है कि सोलर एनर्जी जो होता है रेडिएशन टाइप का होता है, तो इंसानों के लिए वो हार्मफुल होते हैं रेडिएशंस में, तो वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं, क्योंकि जितने भी जीव है, यानी कि प्राकृतिक जो फल फूल जो बन रहा है, पेड़ वेड़, वो सब सौर ऊर्जा के बदौलत है, क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है वो ही एनर्जी पूरे पृथ्वी में जीवन के लिए कार्यरत है अभी भी। ठीक है, खाना आप कैसे खा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है ना? कोई भी प्राकृतिक वस्तु कैसे बन रही है, उसमें एक एनर्जी जा रही है। ठीक, तो उसमें हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा। नेक्स्ट हम जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? बताएं भैया। द कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, इसके लिए हम लोग जैसे बोल सकें कि भाई आपको बोला गया था कि इलेक्ट्रिकल यूनिट का जो है
ऐसा यूनिट वो आपको याद रखना होगा, मतलब सभी चीज़ का न्यूटन, वॉट, ये सब चीज़ का। तो यहाँ पे उसका है वॉट, ठीक, ये आपको याद रखनी होगी, इसे रटाया नहीं जा सकता, इस पे याद किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे सर्वोत्तम रूप से दर्शात है, ठीक, कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किस तरीके से समझाया गया है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक। एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम, आइए तो ऑप्शन सिलेक्ट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है भाई यहाँ पे, एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम मास, ऊर्जा द्रव्यमान से उत्पन्न होती है ना। एनर्जी इज क्रिएटेड फ्रॉम मास, तो मास से ही नहीं होती है, आप रोशनी से भी कर सकते हैं, लाइट से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एनर्जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास है जिसके पास, यानी कि भार है किसी के पास तो वही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एक छोटा सा अणु भी ऊर्जा बहुत दे सकता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना, कि जो आजकल हमारे जो सब चीज़ें आजकल मॉडर्न जो वर्ल्ड चल रहा है उस पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज यानी न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा यूज हो रही है, एज क्योंकि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और बहुत बोल सकते हैं कि क्वांटिटी जो है हमको छोटे से एटम से बहुत एनर्जी मिल जाती है, बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो हम बोल नहीं सकते कि जिसके पास मास है वही एकदम एनर्जी उत्पन्न कर सकता है, ठीक। दूसरा, एनर्जी एग्जिस्ट ओनली इन केमिकल फॉर्म, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे रूपांतरण है एनर्जी के, जैसे कि रासायनिक रूप के अलावा भी, जैसे कि हम बोल सकते हैं किरण फॉर्म में है, केमिकल हो गया, और हम बोल सकते हैं मैकेनिकल फॉर्म में हम एनर्जी बना सकते हैं, ठीक। विंड माध्यम है, एक हवा जब चलती है, पानी जब डैम से गिरता है, ऐसे कोई डैम है यहाँ से एक मैकेनिकल एनर्जी वो भी एक प्रोड्यूस होती है, तो ये उसका उदाहरण है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक ही फॉर्म में है, तो ये भी नहीं हो सकता उसका आंसर, ठीक। एनर्जी इज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल नहीं भैया, एनर्जी अब खत्म ही हो जाएगी तो बनेगी कैसे, फिर बनती भी तो है खत्म ही होती रहेगी क्या, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक बढ़िया सा स्टेटमेंट लिखा है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट, केवल स्वरूपित होती है, समझ रहे हो। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर। ये कौन कह गए थे पता है आपको, एक चाचा हुआ करते थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो 19वीं सदी के सबसे महान फिजिसिस्ट में एक थे, सबसे उनका नाम आई थिंक सब लोग जानते हैं, और उन्होंने ये फॉर्मूला भी दिया था E इज इक्वल टू mc², जो कि थ्योरी और रिलेटिविटी के लिए बहुत जानते हैं उनको, है ना। तो उनका बड़ा योगदान रहा है इस चीज़ को बनाने के लिए, उनके द्वारा ही दिया गया है कि कोई भी एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो कैसे बता, इसका मस्त उदाहरण है, हमारे पास एक सूरज, हमारा जो सूरज है हमको सबको पता है बहुत प्यारा है सोलर सिस्टम का, ठीक। उससे हमारी किरणें आती हैं भारत बोल रहा हूँ यार, सॉरी, पृथ्वी पे, पृथ्वी में जो प्लांट है उस किरणों का यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए वो बताना नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तब भी बता देता हूँ, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए भाई, और ये है क्या, रोशनीय ऊर्जा, रोशनीय ऊर्जा का यूज कौन कर रहा है, प्लांट। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रहा है, खाद्य, जो कि एक केमिकल फॉर्म है, यानी कि फूड, फूड बनाया, फूड बनाया, फूड जो हम खाएंगे, हमने मान लीजिए ईट कर लिया, हम इंसान है भैया, हमको रोटी खानी है, हमने पेड़ से गेहूं निकाला, गेहूं से आटा बनाया, आटे से रोटी खा ली, हमको एनर्जी आ गई, है ना, ये हुआ। फिर भाई एनर्जी यहाँ से मान लीजिए वही इसी पेड़ को किसी जानवर ने खा लिया, है ना, मान लीजिए कोई वो ले लेते हैं क्या, हिरण, हिरण, हिरण ने खाया तो उसके पास एनर्जी आ गई, हिरण को किसने खाया, शेर ने खाया, शेर के पास एनर्जी आ गई, है ना, समझ रहे हो ना। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी भाई वो सूरज दे रहा है, बहुत दे रहा है, वो किस फॉर्म में दे रहा है, लाइट के फॉर्म में दे रहा है, और उसको कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि खाद्य पदार्थ के फॉर्म में, वो खाद्य पदार्थ कोई और खाएगा तो उसको भी एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि केवल स्वरूपांतरित होती है, देख रहे हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में बदल रही है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट एनर्जी का,
तो हमारा आंसर राइट है ये वाला। ठीक, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई, आ गया आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन, जिसमें सब लोग को थोड़ा सा डाउट, मेरे को नहीं लगता होगा कि जिस हिसाब से है, और अगर किसी को भी है तो अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्या लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं थोड़ा सा। A person lifts a 10 kg weight to a height of 1.5 meter in 3 seconds. What is the power exerted? ठीक, ये और यहाँ पे जी की वैल्यू आ गई है दोस्तों। जी पूछा दे दिया, पहले से देख लो, क्वेश्चन में दे दिया जाता है ना। कोई व्यक्ति 10 किलो भार को 1.5 मीटर ऊंचाई तक 3 सेकंड में उठाता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? ठीक, हमारे पास अभी दिया है क्या कि भैया कोई है, एक पर्सन है यहाँ पे, रमेश सुरेश, जो आपको अच्छा लगे, है ना, या फिर वो भी ले सकते हो। देख रहे हो विनोद, वो है 10 किलो भार है ये। क्या है? 10 किलो का भार। ये भाई साहब आए, इसको बोले कि मैं उठाता हूँ, मैं उठा लूंगा, बाहुबली हूँ। ठीक, ये उसको उठा 1.5 मीटर की ऊंचाई तक उठा दिए। हाँ भाई, अपने ऊपर ही बोलिए, मान लीजिए। ये 1.5 मीटर उठा लिया, अपनी हाइट जितने उठा लिए, मान लीजिए 1.5 मीटर होगा, महाराज लंबा है थोड़ा। ठीक, ये उन्होंने उठा लिया 1.5 मीटर। तो हमको पूछा वो भी उनको कितना देर लगा इस चीज को उठाने में। अरे बहुत बाहुबली थे तो 3 सेकंड में उठा लिए भैया, निपटा देंगे एकदम उठा के। ठीक, तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें शक्ति कितनी लगी होगी। ठीक, इन्होंने भैया आया और भग से उठा दिया, देखो मैं उठा के दिखाता हूँ करके। तो हमको पूछा गया कितना लगेगा शक्ति उस पर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। पहले हमको दिया है मास यानी कि भार, वो दिया है 10 किलो। दूसरा हमको दिया है हाइट यानी कि उसकी जो दूरी है, यानी कि उसमें जो परिवर्तन आया डिस्टेंस में, वो है 1.5 मीटर का। और तीसरा है समय, इस बार देख लो नया टर्म आ गया है इसमें समय, वो है 3 सेकंड। और हमारा जो जी है यानी कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो गति हमको मिली है, वो हमको मिली है 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। अरे ठीक है, ठीक, मैं थोड़ा वो कर देता हूँ। तो हमको पूछा है पावर, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। फोर्स दिख रहा है आपको? फोर्स दिख रहा है कहीं पे? है? बल लग रहा है? बल बल दिख रहा है आपको? नहीं, वो भी नहीं दिख रहा। चलो वो तो भूल जाते हैं। बल, वर्क दिख रहा है? वर्क, कुछ वर्क तो किया होगा भाई, वर्क वर्क तो किया होगा। चलो वर्क भी नहीं मिला है हमको। सब हमको सीधा क्या पूछा है कि भैया पावर बताओ, इसकी क्षमता कितनी है, ये बताओ। ठीक, तो हम लोग को पता है। चलो इसको निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि पावर क्या होता है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, पावर पूछा है तो हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि भार इंटू गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाई हुई गति। तो हमारे पास भार कितना है? 10 का 10 किलो है ना जी। अब उसको उठा रहे हैं 1.5 मीटर की ऊंचाई में, तो कुछ तो ग्रेविटी भी, अपना गुरुत्वाकर्षण भी अपनी ताकत दिखाएगी। तो क्या दिखाएगी? वो लगाएगी 10 से, तो हम उसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन का। तो हमको यहाँ पे फोर्स कितना मिल गया? 100 न्यूटन। ठीक, अब फोर्स तो निकल गया भाई, तो वो तो इजी था। इसको मिटा दे, थोड़ा सा वापस लिख देंगे। अरे यार पूरा ही मिट गया। ठीक, अब फोर्स निकल गया। अब हम कुछ क्या चाहिए, नेक्स्ट आते हैं वर्क पे। वर्क होता है F इंटू डी, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो निकल गया। फोर्स कितना निकला? 100, गुणाकार करेंगे। 1.5 मीटर की हाइट है, यही डिस्प्लेसमेंट है। पहले था जमीन पे, अब वो 1.5 मीटर ऊंचाई पे आ गया है। ठीक, 1.5 मीटर ऊंचाई पे आ गया है, तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। तो इसको पॉइंट डालेंगे, 10 से 0 गया 150 जूल। ठीक, 150 जूल। तो ये उसका क्या निकल गया? वर्क निकल गया कि भैया इतना उन्होंने कार्य किया। ठीक, अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये आ गया आपका वर्क, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, अब आते हैं भैया मेन चीज, क्या पूछा है हमको कि पावर एक्सर्टेड, यानी कि कितना उसमें शक्ति लगी होगी। पावर एक्सर्टेड, तो पावर एक्सर्टेड इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम।
वर्क कितना हुआ 150 जूल का, टाइम उसने कितना देर लगाया भैया 3 सेकंड में है, बाहुबली ने उठा दिया भग से, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 5 या 15 यानी कि 50 वॉट, ठीक। पावर का ऐसा यूनिट हमेशा याद रखना, वो होता है वॉट। और एक और चीज बता देता हूं आप लोग को कि जैसे ये तो कन्वर्जन पता ही होगा, 1 किलो जूल कितना होता है 1000 जूल, ठीक है ना। ऐसा बेसिक पूछता है, कन्वर्जन नहीं पूछता है। मैं आप लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ये चीज। तो आपका आंसर कितना हो गया 50 वॉट, ठीक है। इसमें तो डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो एक बार रिवाइज करके रिपीट करके देख लीजिएगा लेक्चर, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं था, बेसिकली आपको सब कुछ निकालना पड़ रहा था इसमें। घुमाना जैसा रहता कि अगर कुछ ना दिया तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमको पता है 10 तो दिया है, टाइम दे दिया है, टाइम कहाँ यूज होता है पावर में, पावर पर हमको पावर के लिए वर्क निकालना पड़ा। वर्क कैसे निकालेंगे, फोर्स, वर्क के लिए हमको फोर्स चाहिए, फोर्स कितनी लगी वो पता करते हैं पहले, ठीक। समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर अक्षय संसाधन है। भाई गैर अक्षय संसाधन नॉन रिन्यूएबल यानी कि ऐसी ऊर्जा जिसे आप बार बार एक बार यूज इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ रहे ना। एक बार आपने उसको इस्तेमाल किया तो आप उसको वापिस जनरेट नहीं कर पाएंगे, आपको सीधा जनरेट करना पड़ेगा उसको वापिस। आप रिसाइकल करके यूज कर लू सोचोगे तो नहीं, वैसा नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस सिलेक्ट करते, पहला है सूर्य का प्रकाश, भैया वो तो कांस्टेंट है और वही सोर्स ऑफ एनर्जी है, और वो ऐसा चीज है कि अभी तो खत्म हो जाएगा तो सबका जीवन अंधकार में चला जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक, ये रॉन्ग आंसर है। बायोमास जैविक द्रव्य, यानी कि बायोमास, बायोमास में हम आता है पेट्रोलियम या फिर बोल सकते हैं कि नेचुरल गैसेस, है ना, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक। सनलाइट रिन्यूएबल, कोल, एक सेकेंड ना, सनलाइट, बायोमास, कोल और विंड, हाँ ठीक है ठीक है। जैविक द्रव्य है ना, ये तो कांस्टेंट था, सूर्य लाइट, हाँ हाँ ठीक है। बायोमास, बायोमास भाई कोई भी चीज को सड़ने के बाद जो उसमें से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं, मतलब जो भी रासायनिक ऊर्जा मिलती है उसको बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई चीज जैसे जमीन पे है, वो दबी हुई है बहुत सालों से, है ना, जैसे पेट्रोल है, वो है, बहुत समय लगता है उसको बनने में, ठीक। और वो क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है कि भाई वो समय के साथ टेम्परेचर, वातावरण के अनुकूल दबाव, प्रेशर, ये सब चीज में बनती है। तो जैविक द्रव्य ये नहीं हो सकता। कोयला हम आते हैं उस पर, पवन भाई हवा तो चल रही है, अब हवा चल रही है, हमने बीच में पवन चक्की लगा दी यहाँ पे, यहाँ भैया हम तो झोंकेंगे हवा, अब वो हवा तो ऐसी तो चलना बंद नहीं हो सकती, है ना, इस गोले पे। तो ये भी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हमने पवन, जहाँ हवा चलेगी वहां हमने पंखा लगा दिया, वो घूमेगा घूमेगा तो उससे हम क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी, और वो हमसे हम अपने घर में खाना या बिजली का, लाइट, जैसे पंखा है, लाइट है, ये टीवी चल रहा है, ये स्क्रीन चल रही है, वो सब देख सकते हैं, ठीक। हमारा बचा कोयला। अब कोयला को क्यों नॉन रिन्यूएबल बोला जा रहा है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे कोयला जलता है तो वो राख देता है, ठीक है। और राख ऐसी चीज है जिसको आप वापिस से उसको कोयले में मोल्ड नहीं कर सकते, राख से सीधा आप ईंटें बनाएंगे, अपने घर बनाएंगे, ठीक है। एक बार अगर कोयला जल गया तो वो जल गया, उसमें राख में परिवर्तन हो जाए, यानी कि ऐश, कोल ऐश जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमारा आंसर है कोल, ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इस केमिकल एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, निम्न में से किस संयंत्र में रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा, सीधा सीधा क्या पूछा गया है, रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, ये मेन की पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि पूछा जा रहा है कि केमिकल से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर, ठीक। तो ऑप्शंस देखते हैं। जनरेटर, जनरेटर भाई सब पेट्रोल पे चलते हैं, डीजल पे चलते हैं, उनका जब मूवमेंट होता है, उनका जब वो मोटर घूमता है तब वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। मान लीजिए ये जनरेटर है, ये भैया पेट्रोल से इसका मोटर घुमा है ऐसे 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 करके, हाँ,
अब फिर वो क्या बनाएगा, बिजली बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन देख रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, ये नहीं होगा। दूसरा, सोलर पैनल। सोलर पैनल आप लोग ने सभी देखा होगा, एक पट्टी होती है चिपटी सी नीले कलर की, डब्बे डब्बे बने होते हैं उसमें। आजकल तो सभी के घर में हो गई है, आजकल खेतों में बहुत यूज़ हो रहा है, गांव वाले ज़्यादा अच्छे से सब्सिडी मिल रही है तो सब सब यूज़ करते हैं बहुत, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि सौर ऊर्जा एक अच्छा स्रोत है ऊर्जा के लिए, जो कि बिना पोल्यूशन के आपको एक ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और जिससे आपका और इकोनॉमिक भी है। आजकल सबको सब्सिडी और ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो देखिए, सन से आके ये ऊर्जा में जो सोलर पैनल में जो सेल्स रहते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर लगा होता है। सेमीकंडक्टर एक डिवाइस है जो कि जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है ना, तो वो उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित हो जाता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उससे फिर क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम सौर यानी कि किरण की ऊर्जा से हम बिजली की यानी कि विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं, पर हमारा पूछा क्या गया है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से सीधा विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे तो सूर्य ऊर्जा नहीं, किरण की ऊर्जा देख रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आप लोग कंफ्यूज किस में होंगे पता है, इस जनरेटर वाले। ठीक, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर भी कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ट्रांसफार्मर क्यों नहीं हो सकता। ट्रांसफार्मर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे बिजली को पहुंचाना, वो भी किस तरीके से, हाई कि उसका वोल्टेज जो है वो बना रहे। कभी आप देखना कि बरसात होती है, पानी गिरता है ज्यादा, तो उसमें वोल्टेज अप एंड डाउन हो जाता है, कभी और लाइट एकदम झिमझिम झिमझिम करती है, प्रॉपर तरीके से जलती नहीं है, क्योंकि वोल्टेज अप एंड डाउन। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि भाई किसी बिजली को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ है हम लोग, अब बीएसपी से बिजली प्रोड्यूस हो रही है मान लो, है ना, यह स्टील प्लांट है, वहां से बिजली अगर प्रोड्यूस हो रही है तो आपके घर तक कैसे आएगी, वो काम करता है ट्रांसफार्मर का, वो उसको कन्वर्ट करते हुए भेजता है, और दूरी कि उसका वॉट मेंटेन रहे, उसकी पावर मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज नहीं होगा, वो एक डिवाइस है कि वो आपको बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ठीक, अब आ गई भाई बैटरी, मोबाइल की बैटरी हो गई, कार की बैटरी हो गई, सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या है वो, है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कि हमको पूछा क्या गया था, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे वही चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है कि सीधा केमिकल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल में। क्या देखिए, ये होती है बैटरी, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड, जैसे ये मैं कार की बैटरी का समझा रहा हूँ, मोबाइल की बैटरी में भी सेम चीज़ रहता है, आजकल लिथियम आयन यूज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट रहता है। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट में डिफरेंट टाइप के परमाणु अणु रहते हैं, वो अपने अपने निर्धारित इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शन के कारण इसी मूवमेंट, मतलब जो परमाणु है अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेंगे, उस मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल मूवमेंट यानी कि ये जो अणु है ये इधर से इधर जा रहा है, अपने इलेक्ट्रोड पे चिपकता है। ठीक है, ये एनोड और कैथोड रहता है, यानी कि पॉजिटिव यानी कि, और एक होता है एंड कैथोड। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, तो मूवमेंट होता है अपोजिट अपोजिट चार्जेस में, है ना। तो उस मूवमेंट के कारण जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक होती है। तो बैटरी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट होता है, उसमें कुछ नहीं है, सीधा रसायन की मूवमेंट के कारण हमारे को ऊर्जा मिल रही है ना। मोबाइल भी जो चलाते हैं उसमें भी जो बैटरी लगी रहती है उसमें सीधा सीधा जो लिथियम आयन रहता है उसको स्टिमुलेट करने से जो ऊर्जा आती है वो मोबाइल की स्क्रीन और बाकी सब चीज़ों को चलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। अब जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल्स होते हैं, ऐसे ईंधन होते हैं जो कि बहुत समय से जमीन में दबे रहने के कारण जो उनमें परिवर्तन आ जाता है, जो ऊर्जावान हो जाते हैं, मतलब बोलना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर्स को बहुत समय तक जमीन में दबाओगे, नेचुरल गैसेज हो गई, कोल हो गया, है ना, ये सब चीज जमीन में खादों जब हम खुदाई करते हैं, माइनिंग होती है, देखोगे जैसे, तो उसमें से जो बहुत समय तक वो दबे रहते हैं जमीनों में, तब उससे जब वो जो परिवर्तन होता है जमीन में दबे रहने के कारण, वो एक उनको बोलना चाहिए कि परिवर्तन कर देता है, जो कि आपको ऊर्जा प्रोवाइड करता है लेटर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं
कि ऑप्शन में पूछ आ रहा है कि ट्रू है फॉसिल फ्यूल यानी कि जैवाश्म ईंधनों यानी कि जैविक खाद्य ये सब चीजें हैं, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, मीथेन, ब्यूटेन, ये जो चीज है जो हमको मिलती है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज क्या है, मतलब इसमें से कौन सा सही है, सत्य कथन कौन सा है। तो पहला देखते हैं, दे आर रिन्यूएबल एंड क्लीन, ये अक्षय और स्वच्छ होते हैं। मैं बोलना चाहूँगा रिन्यूएबल तो नहीं है, क्योंकि एक बार जब कोल जल जाता है तो वो बिल्कुल काम नहीं आता है, ठीक है। कोल ऐश यानी कि राख में बदल जाता है, तो वो रिन्यूएबल और अक्षय और स्वच्छ तो नहीं है। स्वच्छ यानी कि पर्यावरण में कोल का जो भूसा यानी कि बोलना चाहिए कि ऐश है ना, राख जो है वो क्या काम आती है, बर्तन धोते हैं पहले ज़माने में, अब उससे ईंटें बनते हैं और कुछ नहीं होता है, तो कोई अभी तक ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं आया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक। दे आर अबंडेंट एंड इनएग्जॉस्टिबल, वे भरपूर मात्रा में है और असीमित है, ऐसा तो बिल्कुल ये तो असत्य है सीधा सीधा, क्योंकि ये सामने से लग रहा है कि भैया लिमिटेड सोर्स है, हमको ये पता है पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ रहा है और कैसे कम हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक लिमिट में है, जितना निकाला जा रहा है उतना निकाला चुका है। और जैसे कोयला भी देखेंगे, बीच में अभी विद्युत प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा सा कोयला कम हो गया था, है ना। लोग अब स्विच कर रहे हैं कोयले से, क्योंकि विद्युत उसी से जनरेट किया जाता है, अब सोलर और न्यूक्लियर पे जा रहे हैं। आज की जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो न्यूक्लियर पे हो रही है, कि न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेंगे, क्योंकि कोयला बहुत एग्जॉस्टिंग है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि भरपूर मात्रा में तो बिल्कुल नहीं है, और असीम असीम तो है ही नहीं भाई, असीम तो सिर्फ सूरज है, अब वो भी कुछ पता नहीं कब तक चलेगा, ठीक। दे डू नॉट इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, ऐसा तो कोई चीज़ आज अभी तक बना नहीं है, मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं आज तक, वो ऐसा कोई है नहीं कि जिससे इन्वायरमेंट जो प्रकृति है उसको फर्क ना पड़ा हो, क्योंकि एनर्जी जो है वो परिवर्तित होती है, और परिवर्तन के कारण ही फर्क पड़ता है या बदलाव आता है, ठीक। तो ये परिवर्तन को प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल करते हैं भैया, कैसे नहीं करते हैं। बायोगैस, अब हम यूज़ कर रहे हैं, मान लो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, उससे जो गैस निकल रहा है वो आपको क्या लगता है कितना है। दिल्ली में जो आप देखोगे कि दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, इंडस्ट्री ज़्यादा है, इंडस्ट्री से धुआं, गाड़ियों का धुआं एक फॉग या स्मोक बना देता है। जैसे ये कोई शहर है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई शहर है, बिल्डिंग्स है, अब आप यहाँ पे बार बार धुआं धुआं कर रहे हैं, पहले तो धुआं नहीं था, पर जब बहुत समय बाद आप ये धुआं धुआं उठने लगा गाड़ियों की वजह से, ईंधनों की वजह से, जलने की वजह से, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ, कारखानों की वजह से, तो यहाँ पे एक वो बन जाता है, एक डेंस क्लाउड बन जाता है, ठीक, जिसे हम स्मोक कहते हैं। वो इतना डेंस होता है कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, जिसकी दिल्ली की हवा बोला जाता है कि 20 सिगरेट के बराबर है वहाँ सांस लेना, ठीक है। एयर इंडेक्स बहुत बेकार है वहाँ का, बहुत लो है वहाँ पे, ठीक है। तो ये है कि भाई परिवर्तन तो प्रभाव करता है। अब बताया ना, जैसे दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग, बिल्कुल सही। कोल को जलाओगे, पेट्रोल को जलाओगे, CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब निम्न प्रकार की जो गैसेस हैं वो रिलीज होती है, दहन पर ये CO2 छोड़ते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर है ये सी, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होगा उस क्वेश्चन। अ विंड मिल कन्वर्ट्स, भैया पवन चक्की परिवर्तित करती है। आप लोग बचपन में देखे होगे भैया, विंड मिल है ऐसी बढ़िया सी, इस विंड मिल में हम क्या कर रहे हैं, ऐसा पंखा लगा है बड़ा बड़ा, है ना, ऐसे चक 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 घूमता है। अब बढ़िया जगह पे रहता है, पता है विंड मिल आप लोग देखेंगे कहीं हिल स्टेशन में, बढ़िया ऊंचाई वाले एरिया में, जहाँ हवा एकदम कांस्टेंट आती है, कि समुद्र के किनारे में लगा है, केरला साइड भी बहुत लगा है। जैसे आप थोड़ा वहाँ जाएंगे ना, असम, नहीं असम में तो नहीं, असम में नहीं लगा है, केरला साइड जहाँ जहाँ बहुत हवाएं चलती हैं, जहाँ विंड का प्रभाव बहुत है, माउंटेन्स एरिया पे है, माउंटेन में लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्थिरता नहीं मिल, एक फ्लैट सरफेस नहीं मिलता है, ठीक है, इस सब चीज़ को लगाने के लिए टरबाइन्स को, ठीक है, जहाँ हवाएं बहुत चलती हैं वहाँ विंड मिल लगाया जाता है, क्योंकि एक बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है ये सब चीज़ों के लिए, ठीक। तो ये करता क्या है, अब बताओ भाई, विंड एनर्जी है, वो तो कर रही है, चल रही है हवा, यहाँ अभी वहाँ चल रही है, पर हम उस ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट, कौन सी ऊर्जा है ये। तो अब देखोगे कि विंड जब चलती है तो भैया टरबाइन तो घूमता है मस्त, धीरे धीरे धीरे, इतना बड़ा टरबाइन है, यहाँ लगा हुआ है मैकेनिकल मोटर, जो जनरेटर है एक टाइप का, तो वो क्या करता है, ऑप्शंस देखते हैं। हम्म, नीचे से देखते हैं, सोलर एनर्जी टू विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा से पवन ऊर्जा में, ये तो उल्टा ही बोल दिया भैया, सौर ऊर्जा कहाँ चल रही है विंड एनर्जी में, विंड चल रही है तब वो ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। विंड एनर्जी टू साउंड एनर्जी, भैया पवन चक्की चलता है तो थोड़ी ना शोर शराबा करता है, हुआ हुआ,
या अलार्म सिस्टम, ऐसा कुछ तो नहीं है। साउंड एनर्जी में तो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। विंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, पवन ऊर्जा को संयंत्र ऊर्जा में। अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, संयंत्र ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली आंसर होता है। ठीक, कि थोड़ा सा पानी पी रहे थे यार, बहुत देर से बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये ऑप्शन क्यों गलत है पता है, कि कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखो आप लोग को लगेगा कोई कॉन्सेप्ट लगाएगा वहां बैठ के क्वेश्चन पेपर में कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो कर रहा है, पर मैकेनिकल एनर्जी आएगी कहाँ से, वो आ रही है किससे, विंड एनर्जी से। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होता है विंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, कि भैया पहले टरबाइन घूमेगा, फिर टरबाइन घूमने के बाद वो मैकेनिकल, जब टरबाइन ये घूमा, भाई वो हवा धक्का दे रही तब तो वो घूम रहा है, समझ रहे हो ना, कि भाई जब ऊर्जा आई पवन की ऊर्जा तब वो उसको घुमा रही है, वो घूम रहा है, तब जाके वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, बाद में। अगर टरबाइन घूमेगा ही नहीं तो मैकेनिकल वर्क होगा नहीं, मैकेनिकल वर्क नहीं होगा यानी कि कार्य नहीं होगा, तो ऊर्जा प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। ठीक, तो ये था हमारा आज का। तो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं चाहूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, बेसिकली आप बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना, क्योंकि अभी पेपर आ रहा है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बायो मास्टर्स लोकी को। थैंक यू।